दोस्तों, उत्तराखंड के स्वर्णिम इतिहास की जब भी बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, कत्यूरी राजवंश। इसे इस राज्य का सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली राजवंश माना जाता है। तो चलिए आज इस कमाल के साम्राज्य की कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं, जिसने हिमालय की इन घाटियों को सदियों तक आकार दिया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 300 से ज्यादा साल। जी हाँ, लगभग 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक इन्होंने एक विशाल भूभाग पर राज किया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी दौरान इन्होंने जो शानदार प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचा तैयार किया ना, उसी को हम उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम युग या सुनहरा दौर मानते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य था जिसने पीढ़ियों तक गजब की स्थिरता बनाई रखी। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ। अक्सर हम सोचते हैं कि पहाड़ी राज्य तो बहुत छोटे और सीमित होते होंगे, है ना? लेकिन जरा इनके साम्राज्य का फैलाव देखिए। अपने चरम पर ये पूर्व में सिक्किम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के काबुल तक फैले हुए थे। ये सुनकर वो पुरानी धारणा बिल्कुल टूट जाती है कि ये कोई छोटी सी रियासत थी। सच कहूं तो ये उस दौर की एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी। तो आज हम इस पूरे सफर को इन हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे इनकी स्थापना और राजधानी की, फिर इनके विशाल विस्तार की, उसके बाद धर्म और वास्तुकला, फिर प्रशासन और सेना, और आखिर में जानेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सत्ता की उत्पत्ति यानी इनकी स्थापना और राजधानी। किसी भी बड़े साम्राज्य की नींव हमेशा बहुत मजबूत होती है। कत्यूरी वंश की नींव रखी थी वासुदेव कत्यूरी ने, जिन्हें कुछ जगहों पर बसंत देव के नाम से भी जाना गया है। इतिहास बताता है कि 700 ईस्वी के आसपास इन्होंने चमोली के जोशीमठ को अपनी पहली राजधानी बनाया। फिर 850 ईस्वी में एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया गया। राजधानी को बागेश्वर के बैजनाथ स्थानांतरित कर दिया गया। उस दौर में इसे ऐतिहासिक रूप से कार्तिकेयपुर कहते थे, और सच मानिए यहीं से इनके सबसे शानदार दिनों की शुरुआत हुई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, साम्राज्य का विशाल विस्तार। ये जो जोशीमठ से कार्तिकेयपुर का सफर था ना, ये सिर्फ राजधानी बदलने तक सीमित नहीं था। ये एक नए युग की शुरुआत थी। वासुदेव के बाद जो राजा आए, जैसे दुर्लभ देव और वृद्धचंद्रदेव, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने पूरे कुमाऊं और गढ़वाल को एक राजनीतिक इकाई बना दिया। पश्चिमी नेपाल और करनाली नदी की घाटी भी इनके अधीन आ गई। और जैसा मैंने पहले बताया, सिक्किम से काबुल तक इनका डंका बजने लगा था। सबसे बड़ी बात, इन्होंने तिब्बत और नेपाल के साथ व्यापारिक मार्ग शुरू किए, जिससे इन दुर्गम पहाड़ी इलाकों की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, धर्म और वास्तुकला यानी इनका सांस्कृतिक बदलाव। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआत में जो कत्यूरी राजा थे ना, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में आदि शंकराचार्य जी के प्रभाव में आकर उन्होंने हिंदू धर्म, विशेषकर ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म अपना लिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि राजा भूदेव ने इस बदलाव को बहुत कड़ाई से लागू किया था। उन्होंने तो खुद को बौद्ध भिक्षुओं का कट्टर विरोधी तक घोषित कर दिया था। ये उस दौर के बहुत बड़े धार्मिक और राजनीतिक बदलावों को दिखाता है। इसी धार्मिक बदलाव के साथ शुरू हुआ वास्तुकला का एक बिल्कुल नया दौर, जिसे हम कत्यूर शैली या प्रारंभिक नागर शैली कहते हैं। इन्होंने जो भव्य पत्थर के मंदिर बनाए वो आज भी मजबूती से खड़े हैं। चाहे वो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर हो जो वसंतन देव ने बनवाया, अल्मोड़ा का अद्भुत जागेश्वर धाम जो ईष्टगण देव की देन है, बैजनाथ मंदिर जिसे भूदेव ने बनवाया, या फिर कटारमल का मशहूर सूर्य मंदिर। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस जमाने के बेहतरीन शिल्प और तकनीकी कौशल का जीता जागता सबूत हैं। चलिए अब चौथे हिस्से को समझते हैं, प्रशासन और सैन्य व्यवस्था। जाहिर है इतने बड़े इलाके और शानदार वास्तुकला को सिर्फ तलवार के जोर पर 300 साल तक तो नहीं संभाला जा सकता। इसके लिए चाहिए एक गजब का प्रशासनिक ढांचा। इन्होंने पूरे राज्य को प्रांतों में बांटा था, जिसके मुखिया को उपरिख कहते थे, बिल्कुल आज के राज्यपाल की तरह। प्रांतों को फिर विषय यानी जिलों में बांटा गया, जिन्हें विषयपति संभालते थे। और सबसे नीचे थी कर्मांत यानी आज की तहसीलें। सोचिए, आज का हमारा जिला और तहसील का सिस्टम सदियों पहले ही वहां कितनी अच्छी तरह मौजूद था। प्रशासन को एकदम सुचारू रखने के लिए हर छोटे बड़े काम के लिए विशेष अधिकारी होते थे। सीमाओं की रक्षा के लिए प्रांतपाल
और क्योंकि ये पहाड़ी साम्राज्य था, इसलिए पहाड़ों की सुरक्षा के लिए घटपाल, रास्तों और यातायात पर नजर रखने के लिए वर्मपाल होते थे, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चोरोद्धरणीक नाम के पुलिस अधिकारी थे, और खेती और राजस्व के लिए क्षेत्रपाल, जो एकदम आज के पटवारी की तरह काम करते थे। मतलब व्यवस्था ऐसी थी कि हर चीज के लिए एक तय जिम्मेदारी थी। इस पूरे सिस्टम को ताकत देती थी इनकी विशाल और बहुस्तरीय सेना। इनकी सेना 4 प्रमुख हिस्सों में बटी थी। पहली पदातिक यानी पैदल सेना, जिसके मुखिया को गोलमिक कहते थे। दूसरी अश्वारोही यानी घुड़सवार। तीसरी गजारोही या हाथियों की सेना, और चौथी उष्ट्रारोही यानी ऊंटों की सेना। इसी जबरदस्त सेना के दम पर इन्होंने अपने पहाड़ों को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा और इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, कत्यूरी साम्राज्य का पतन। इतना मजबूत सैन्य और प्रशासनिक ढांचा होने के बावजूद ये साम्राज्य बिखर गया। और हैरानी की बात यह है कि ये पतन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू हुआ। कत्यूरी वंश का जो अंतिम प्रमुख राजा था, वीरदेव, जिसे लोकगाथाओं में ब्रह्मदेव भी कहते हैं, वो बेहद अत्याचारी था। उसने लोगों पर भारी कर लगाए, जनता को गुलामों की तरह खटाया, और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ही मामी तिला से जबरदस्ती विवाह कर लिया। कुमाऊं का एक मशहूर लोकगीत है, मामी तिले धारो बोला। ये आज भी उस भयानक अत्याचार और जनता के आक्रोश की याद दिलाता है। क्रूर राजा वीरदेव की मृत्यु के बाद तो जैसे कोहराम मच गया। गद्दी के लिए परिवार में ही भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध के बाद की वंशावली पर अगर नजर डालें तो साफ समझ आता है कि कैसे एक इतना अखंड और शानदार साम्राज्य आपसी कलह और सत्ता के लालच की भेंट चढ़ गया। परिवार के ही लोगों ने साम्राज्य के टुकड़े कर लिए और अपनी अलग अलग रियासतें बना ली। नतीजा ये हुआ कि कत्यूरी साम्राज्य कई छोटी छोटी और स्वायत्त शाखाओं में टूट गया। सुई, जहां ब्रह्मदेव मंडी स्थापित हुई, फिर डोटी, अस्कोट के रजवार, बारामंडल, बैजनाथ और द्वाराहाट जैसी कई रियासतें अस्तित्व में आ गई। जब केंद्रीय सत्ता ही खत्म हो गई तो जाहिर है राजनीतिक कमजोरी आनी ही थी। इसी का फायदा उठाकर आगे चलकर 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास कुमाऊं में चंदवंश और गढ़वाल में परमार वंश का उदय हुआ। और इसी के साथ कत्यूरी सत्ता पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में समा गई। राजनीतिक सत्ता तो खत्म हो गई, लेकिन क्या वो सच में पूरी तरह मिट गए? बिल्कुल नहीं। आज भी हमारे जिलों और तहसीलों की कार्यप्रणाली में उनका प्रशासनिक सिस्टम जिंदा है। उनके बनाए वो भव्य मंदिर आज भी हिमालय की चोटियों पर शान से खड़े हैं। तो आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, कथरी राजवंश की ये वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत आज भी उत्तराखंड की पहचान को किस तरह से आकार दे रही है? जरा सोचिएगा, इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, वो हमारे आसपास मौजूद पत्थरों और लोकगीतों में भी सांस लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे